तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर खरीदा और आज के प्रोग्राम में दो मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो शंघाई ताउन तंजीम SCO का इजलास सक्सेसफुली बड़े भरपूर तरीके से, बड़े हिस्टोरिक तरीके से कंक्लूड हो गया है और उसका एलामिया भी आ गया, जिस एलामिया में ना सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के जो बुनियादी फीचर्स हैं, जो उसके बुनियादी निकात हैं जिन पर ये तंजीम कायम की गई थी, उनको रीट्रेट किया गया, जो कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और आलमी तकसीम के खिलाफ एक मरबूत, मुनज़्ज़म और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, उसको रीट्रेट किया गया है। सिर्फ इसी के साथ साथ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात की गई और दीगर ट्रेड को बढ़ाने के लिए, खासतौर पर तिजारत को बढ़ाने के हवाले से, रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल कोऑपरेटिव ट्रेड को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, पाकिस्तान की एक एडवाइस थी, पाकिस्तान का एक मशवरा था, पाकिस्तान की एक सजेशन थी, जिसको अडॉप्ट किया शंघाई ताउन तंजीम ने और उसको फिर एलामिये में भी पुट अप किया गया। तो पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त सिफारती कामयाबी है, आलमी कामयाबी है, जिसका एतराफ़ शंघाई ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक, तमाम जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं और बाकी जिन ममालिक को खुसूसी दावत दी गई तो उन्होंने भी किया। और पाकिस्तान के अपनों ने, परायों ने, पाकिस्तान के दोस्तों ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने, सब ने इसको सराहा। दोस्त तो खैर सराहेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन भी इसको सराहने पे मजबूर हो गए। इसके अलावा हाईलाइट इस शंघाई ताउन तंजीम की ये भी रही कि पाक भारत वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक गैर रस्मी सी मुलाकात हुई, जो एक ज़ोहराना था कंक्लूडिंग सेशन के बाद। उसमें भारत से दरख्वास्त की गई, भारत की तरफ से दरख्वास्त की गई और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के साथ बैठने की ख्वाहिश का इजहार किया भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने। और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के अपने पराए दोस्त, दुश्मन सब ने इस तंजीम के इजलास को, पाकिस्तान के इंतजामात को, पाकिस्तान में होने वाले इस इनेकाद को सराहा। तो जयशंकर साहब ने भी जाते जाते, जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब का शुक्रिया अदा किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा सक्सेसफुल और एक बड़ा ज़बरदस्त ये इजलास का इनेकाद रहा। लेकिन एक आध सवाल फिर भी इसमें अभी भी बरकरार है। बुनियादी सवाल यही कि इस तंजीम को दहाइयों का अरसा बीत चुका है और उसके बावजूद क्या वजह है इसके रुकन ममालिक हैं, उनके दरमियान तिजारत उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे एक खबर आज ही अखबारात में छपी कि चीन के अलावा SCO के जितने भी रुकन ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान का तिजारती खसारा है। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पा रहा, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक पोटेंशियल को? इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि ये सारा जो भी आज इजलास हुआ, इसमें जितनी भी तकारीर हुई वो सब इन कैमरा थी, वो कहीं लाइव नहीं दिखाई गई, ना ही वो टेलीकास्ट की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी उसके भी चंद जो निकात हैं वो मीडिया पे जारी किए गए, लेकिन उसमें कम से कम मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे पे बात की हो। अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रूर जिक्र किया, लेकिन क्या कश्मीर पर भी बात हुई, जो कि होनी चाहिए थी, ये लाजिम था, ये बहुत अहम था। और ऐसे मौके पे कि जब भारत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पे गुफ्तगू लाज़मन करनी चाहिए थी। एक तो इस शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे और दूसरी बात रहेगी आईनी तरमीम के बारे में। अब चूंकि शंघाई ताउन तंजीम तो है कंक्लूड हो गई, अब वापस आएंगे एक बार फिर से जो है वो मुद्दात खुलेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के। कल कौमी असम्बली का भी, सेनेट का भी इजलास होने जा रहा है, सदर ने तलब कर लिए हैं और तवक्को की जा रही है कि कल जो आईनी तरमीम है उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा, टेबल कर दिया जाएगा और परसों 18 अक्टूबर को ये तरमीम गालिबन मंजूर कर ली जाएगी। जो मैंने भी अभी 2-3 हफ्ते पहले खबर दे दी थी कि 18 अक्टूबर को तरमीम मंजूर हो जाएगी या इसके आसपास। इन सारे मुद्दात पे बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर आगाज करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, सीनियर नायब सदर हैं, सेनेट में साबिका कायदे ऐवान भी रह चुकी हैं, अमेरिका में पाकिस्तान
की साबिक सफीर रह चुकी हैं सेंटर शेर रहमान साहबा मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सेंटर शेर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। अब जबकि ये कंक्लूड हो चुका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये सेशन, ये समिट, जिसमें एक जॉइंट कम्युनिके भी सामने आ चुका है और इसमें दहशतगर्दी पे फोकस किया गया है, इंतहा पसंदी को टैकल करने पे फोकस किया गया है, आलमी तकसीम को किस तरह उसके खिलाफ काम किया जाए उसको फोकस किया गया है, ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई है। तो क्या समझती हैं आप कि कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान में 27 साल के बाद इतने आलमी सतह के बड़े लेवल का एक इजलास होना, और जो कंक्लूड हुआ है इसको आप किस तरह से देखती हैं? खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी एक बयानिया बनाया जाता रहा पाकिस्तान की सिफारत तन्हाई का, इसको भी एड्रेस कर दीजिएगा कि ये बयानिया अब कैसे खत्म हो चुका है। और तीसरा ये कि एक लैकिंग रही है हमेशा से रीजनल कोऑपरेशन की, खासतौर पर रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की इस SCO के दरमियान, तो उस खलीज को किस तरह से कम किया जा सकता है शेर रहमान साहिबा? जी बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत ही अहम सवालात किए हैं। देखिए, ये एक बात तो बाबर हो गई कि पाकिस्तान में के हवाले से जो इतना वावेला था कि किसी तरह उसको हमें सिक्योरिटी के मखमसे में फंसा लिया जाए कि जी दहशतगर्दी है वगैरह, तो ये तो एक तरफ हो गया मसला, आप खत्म हुआ ना एक तरह से, एटलीस्ट खारजा सतह पे, कि बात वाज़ेह है कि अब पाकिस्तान इस में ये अहलियत है कि वो मेज़बानी कर सकें इस लेवल के इतने बड़े इत्तेहाद और उसके मेज़बानी कर सके इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जितने इतने वफूद आए, किस लेवल के आए और कितने नंबर्स में आए जी। तो ये तो एक इम्प्रेसिव बात थी। और दूसरी बात ये कि जितनी भी आपने सिक्योरिटी की बात की, देखिए ये लार्जली मतलब इनकी क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस रहती है, क्योंकि ये बातें बियॉन्ड बॉर्डर्स होती हैं। ये हैं प्रॉब्लम्स विदाउट पासपोर्ट्स, जो ट्रेड है, जो मसलन टेररिज्म की बात होती है या क्लाइमेट चेंज की भी। तो ये अब 21वीं सदी के जदीद तरीन चेहरे इख्तियार करते रहे, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है कि ये इस किस्म के डायलॉग्स और कॉन्फ्रेंसेस में ना सिर्फ इंगेज करे, लेकिन इस पर अबूर भी पाए और अपना एक मुकदमा लड़े। क्योंकि आपको पता है कि खित्ते में जो अपने खित्ते में जो कशीदगी रहती है, उस हवाले से तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर कह दिया जाता है कि आप कटहरे में हैं। तो जहाँ तक अफगानिस्तान से जो आता है दहशतगर्दी निकलती एमिनेट करती है, या आप देख लें हिंदुस्तान के हवाले से जो रवैया है, ये सारे रवैयों को अब इतनी तक़वियत नहीं मिल सकती जितनी पहले मिल रही थी। ये आपने देखा भी होगा, मेरी नज़र में हम इस तरफ जा रहे हैं, और हम इस पूरे मौके को द यूरेशिया मोमेंट जो है, यानी कि एशिया में और खास जो चाइना लीड कर रहा है, ये एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का महवर बन रहा है जी। और मुस्तकबिल तो सारा इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, सारी जो पेशन गोइयां हैं वगैरह, तो ग्लोबली। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान को इस हिस्से में अपनी रवाबित भी बढ़ाने हैं और एंगेजमेंट भी करना है। एक तरफ तो CPEC 2.0 को फरोग देना है, और फिर उसके आगे हमें लेवरेज करना है अपनी जितनी भी दूसरे आप ममालिक से, सेंट्रल एशियन ममालिक बहुत तादाद में भी आए हैं, उनके साथ भी ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेड और कनेक्टिविटी रवाबित आगे जाएं। और इस देखिए, ये खुश उसलूबी से गुजर गई बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, संगे मील हो सकता है खारजी तौर पे, अगर आप इसे आगे लेवरेज करें, मोमेंटम के लिए मोमेंटम रखें। अब सारे अपने अपने जो डेस्क हैं इन ममालिक में, जो कमर्शियल डेस्क हैं, उनको टाई इन करें, उनको फ्रंट एंड पे करें, और उनको फिर ऐसे इस्तेमाल करें कि ये मोमेंटम ख़त्म ना हो। जो MOU साइन हुआ है, उसकी 2-3 मिनिस्ट्रीज होती हैं हमेशा, एक लीड होती है, फिर बाकी दूसरी, उन सब को आप सिंगल विंडो में लेवरेज करें कि जी इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, ये हमारी तरजीह है, इतने साइन हुए, तो प्रायोरिटी वालों को टाइमलाइन के साथ ड्राइव करें। तभी आपके जो इस वक्त मौके खुले हैं, जो दरवाजे खुले, वो किसी समर तक पहुंचेंगे, किसी हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे जी।
ये बड़ी अहम बात की है सेनेटर शेर रहमान साहब आपने, बड़ी पर्टिनेंट है, और यहीं से मैं अगला सवाल भी अपना आपसे पुट अप करने जा रही थी, विच इज अनदर सेंस आल्सो कनेक्टेड टू माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई पुट अप टू यू, और वो यही है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जो पोटेंशियल है इस एससीओ के रुकन ममालिक का, चीन के साथ ठीक है हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप, रशिया के साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप वो एक काफ़ी सॉलिड है, लेकिन जहाँ तक सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, और जो बाकी रुकन ममालिक हैं, क्या वजह है कि उनके साथ जो हमारी ट्रेड है, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पा रही? पाकिस्तान भी जो अपना पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त रूट है गर्म पानियों तक रसाई का, वो हम नहीं दे पा रहे, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी उस तरह से रोड एंड रेल कनेक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है, और फिर खबर एक आजकल में ही आई है कि एससीओ के जितने भी रुकन ममालिक हैं, मेंबर स्टेट्स, उनके साथ पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 41% से भी बढ़ गया है इस करंट फिस्कल ईयर में। तो क्या वजह है, एक्सेप्ट चाइना, तो क्या वजह है कि इसको पाकिस्तान कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा अपने लिए भी और दीगर मेंबर स्टेट्स पे लिए? डू यू थिंक दिस इज अबाउट टाइम कि जियो पॉलिटिकल फोकस से हट के जियो इकोनॉमिक फोकस की तरफ ज्यादा डाइवर्ट किया जाए इस एससीओ को? जी बिल्कुल, जो बातें हम करते रहे ना जियो इकोनॉमिक्स के कि दुनिया अब उस तरफ जाए और हमारी पॉलिसी उस तरफ जाए, तो ये सुनहरी मौका है उधर ले जाने के लिए, और बल्कि सही मौका है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसे कहते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करें, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपने जैसे वार्म वाटर की एक्सेस चाहिए सबको, तो आपका ग्वादर पोर्ट जो मतलब हुआ है जो भी, इसको आगे ले जाएं, इसको में रहने दें, आगे ले जाएं, मसले हैं उनको हैंड्स ऑन सॉल्व करें, और अगर इसको आप लेवरेज कर सके तो फिर आप देख रहे हैं दूसरे जो शिपिंग लेन्स हैं इस वक्त सब तनाजात में घिरे हुए हैं। वो अब दुनिया को आपको देखिए, आधा कार्गो ऑयल वगैरह हर चीज शिपिंग लेन्स के थ्रू जाता है जी। तो आपके पास ये वाहिद शिपिंग लेन होगी जो तनाजात में नहीं घिरी हुई होगी, और आप इसे इस्तेमाल करें और इसको फैसिलिटेट करें। फिर ये ममालिक जो हैं अब चाहें तो एक कॉमन करेंसी भी कर सकते हैं, एक ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चरल आप वो बना सकते हैं, टैरिफ का, कि हम टैरिफ में एक हम महंगी लाएं और कमी करें एक दूसरे के लिए। तो इससे तो बहुत आपके फैसिलिटेशन हो सकता है और ग्रोथ का एक महवर बन सकता है ये। ठीक है, क्वाइट वैलिड आंसर सेनेटर शेर रहमान साहब। और अगला सवाल आपसे, क्योंकि आप अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर भी रही हैं, सो टेकिंग एडवांटेज, टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट प्रीवियस पोजीशन ऑफ योर्स, चीन के साथ पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त मुआशी ताल्लुकात हैं, होने भी चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी हैं, रीजनल इंटरेस्ट में भी हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट में भी हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान का जिस तरह से झुकाव चीन की तरफ एक बार फिर से मज़ीद बढ़ रहा है। न्यू गवादर एयरपोर्ट का अभी इनॉग्रेशन किया चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि 11 साल के बाद कोई भी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आया। सीपेक के एक और फेज का आगाज हो रहा है, वन बेल्ट वन रोड का आज जिक्र किया गया, और उसके साथ तमाम एससीओ ममालिक ने कनेक्ट होने का और उसको मजीद आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया, सिवाय भारत के। सो जो चाइना की तरफ पाकिस्तान का एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, रीजनल इंक्लिनेशन है, नेबरहुड का इंक्लिनेशन है, आप समझती हैं क्या ये कंसर्निंग है अमेरिका के लिए होगा रिगार्डिंग कंटेनमेंट चाइना पॉलिसी एज वेल, रिगार्डिंग के एससीओ को हमेशा से देखा गया अमेरिका एंड वेस्ट में एज एन एंटायर वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और फोरम, तो आप समझते हैं कि कहीं पाकिस्तान को खदशा बढ़ तो नहीं रहा कि अपने आप को किसी एक ब्लॉक के साथ ज्यादा असाइन कर रहा है या इंक्लाइन कर रहा है? देखिए, ब्लॉक्स की एक बहुत बात होती है, और एक जीरो सम और कोल्ड वॉर की भी इस वक्त बड़ी रविश चलती है। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को ना ठोसे किसी डब्बे में। मेरा ये कहना है कि आपको कोई डब्बे में ठूसने की जरूरत नहीं है। ये कोल्ड वॉर 1 नहीं है, और कोल्ड वॉर 2 जो है वो ज़ाहिर फर्क हो सकती है अगर आप कोल्ड वॉर से समझते भी हैं। ज्यादातर ये ट्रेड वॉर है, और अगर तनाजात में ये इरप्ट होती है तो आपने अपना खुद रास्ता निकालना होगा अमन का और अपनी मुल्क की बचत का। पहले तो इक्तिसादियात अफेक्ट होती है और हर चीज अफेक्ट होती है, ठीक है जी। तो आप वर्स्ट केस सिनारियो ना ले, तो मैं समझती हूँ, देखिए अमेरिका को है एक जाहिर है एक एंजाइटी है, चाइना एक उनका मतलब
एशिया पैसिफिक में ग्रोइंग पावर है वहाँ, और जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ का भी महत्व है, लेकिन अमेरिका की इस वक्त इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, डॉलर बहुत स्ट्रांग है पहले से, और इतना आसान नहीं है अमेरिका को रिप्लेस करना। तो मैं नहीं समझती चीन की कोई अग्रेशन है इसमें, और उसको हमें नहीं समझना चाहिए कि जी एक से हम रवाबित बढ़ाएंगे तो दूसरा नाराज होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार IMF जैसे इदारों में अमेरिका का बहुत अमल दखल है और IMF को उन्होंने नहीं रोका अपनी, लेकिन इमदाद तो फराहम होती है। पाकिस्तान के डिफरेंट रवाबित होते हैं डिफरेंट ममालिक से, एक के साथ ट्रेड, अमेरिका से अभी हमारा ट्रेड बहुत हुजूम बहुत है, और सबसे ज्यादा इनफैक्ट, और ये बिल्कुल आप उसे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं नहीं समझती कि आपको वो दरवाजा बंद होना चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके लिए मल्टीपोलैरिटी की दुनिया है, इसमें सारे दरवाजे खुले रहें और आपकी स्ट्रेटेजिक एक ग्रोथ होती रहे इकोनॉमिकली, उसको आप स्ट्रेटेजिक हदफ बनाए। तो मैं नहीं समझती कोई ऐसा, अब उनकी टैरिफ और ट्रेड वॉर्स होंगी, लेकिन आप उसमें से बीच बचाव करके निकाल सकते हैं अपने अहदाफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर शेर रहमान साहिबा प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, सो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी शंघाई ताउन तंजीम के मुद्दे को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। क्यों निकाला मुझे? पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है और क्या पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी का कोई इम्कान मौजूद हो सकता है। भारत के वजीर खारजा जो पाकिस्तान में आए और जिस तरह से वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी उनका एक इंट्रैक्शन हुआ और उसके बाद फिर भारत की दरख्वास्त पे भारत के वजीर खारजा को पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ ज़ुहराने में साथ बिठाया गया और वहाँ पे कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। इसी मामले को, इसी मुद्दे पे सवालात मजीद आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सिफारतकार हैं, साबिक सफीर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर। नजमुद्दीन शेख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आवाज आ रही है। मैं फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। जी, ये किस तरह से आप देखते हैं जो आज SCO का एक कंक्लूडिंग सेशन हुआ है और उसमें पाकिस्तान की खास तौर पे सजेशन पे ट्रेड कोऑपरेशन को एनहांस करने की बात जो है वो उसमें ऐड अपॉन की गई है, रीजनल ट्रेड कोऑपरेशन की बात को उसमें ऐड इन किया गया है। और एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि ये सारा इन कैमरा सेशन था SCO का, लेकिन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने खिताब के कुछ मंदरजात सामने आए उसमें अफगानिस्तान का जिक्र तो मिलता है लेकिन कश्मीर का जिक्र इस वक्त तक नहीं बताया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में किया कि नहीं किया, जो कि करना चाहिए था उन्हें अपने खिताब में। देखिए, वो मेरे ख्याल से जो जिन चीज़ों का जिक्र करना था वो सब जिक्र किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में। ये मसला, बड़ी चीज़ जो चीज़ नोट करनी है इस विजिट में वो ये कि चीनी प्राइम मिनिस्टर जो है वो 3 दिन पहले आए और एक बायलैटरल विजिट हुई जिसमें जो प्रायोरिटी पाकिस्तान के साथ अटैच जाती है उसको फिर से दोहराया गया। और अब चीन ने वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बढ़ा के और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ताउन जो है वो दोनों ममालिक मिल के बढ़ाएंगे और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऑयल पाइपलाइन है,
یا الیکٹریسٹی جو خریدنی ہے ازبیکستان سے، یہ چیزیں اب وہاں بہت زیادہ آسانی سے ہوں گی۔ سب سے بڑی چیز میری نظر میں یہ تھی کہ پاکستان میں چین نے واضح کر دیا کہ پاکستان کی پرائیورٹی وہی ہے، اونچی پرائیورٹی ہے، یہ نہیں کہ پاکستان اب چین کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتا جو کہ پہلے رکھتا تھا۔ دوسری چیز کہ جو آپ جے شنکر کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جے شنکر صاحب نے ایک حد تک اخلاقی طور پہ صحیح کیا کہ انہوں نے پہلے تو آپ کو مبارک دی کہ آپ نے اس سیشن کو چیئر کیا ہے، آپ سے یہ بھی کہا کہ صاحب آپ کو مبارک ہو کہ سیشن اچھی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ٹیررزم کے سلسلے میں، وہ بھی جتنے سخت ہو سکتے تھے اتنے سخت نہیں کیے، اس کو ذرا دھیما ہی رکھا ہے، لیکن اس سے کوئی ہم یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران، پاکستان اور ہندوستان میں جو ابھی تنازع ہے اس کو دور کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جے شنکر کے کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اگر مودی صاحب جب فیصلہ کریں گے کہ کرنا چاہتے ہیں، اور شاید نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے اس کی بنا پہ اگر کچھ ہوا تو شاید ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو یہ نظر آتا ہے کہ ہندوستان کی پوزیشن وہی رہے گی، اور جے شنکر ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ صاحب پاکستان میں ٹیررزم کا، دہشت گردی جو کہ ایک موضوع ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، اس کی بنا پہ وہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ دہشت گردی کو پوری طرح سے ہینڈل نہیں کر رہے ہیں۔ جی، اسی لیے میرا سوال تھا پہلا کہ جب بھارت کی وزیر خارجہ یہ ذکر کرنا نہیں بھولے تو ٹھیک ہے، پاکستان ایک مہمان ملک کے ہونے کے ناطے کچھ آپ کے تکلفات ہوتے ہیں، کچھ آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ آپ کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، کچھ آپ کی رواداری ہوتی ہے، کچھ ظرف ہوتا ہے جو کہ پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے نبھایا، لیکن کہیں نہ کہیں ذکر تو کشمیر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو بطور مہمان ملک کے، ہوسٹ کنٹری کے پرائم منسٹر کے، جن کی پریروگیٹو ہوتی ہے کہ وہ اپنے خطاب میں کچھ بھی گفتگو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو کشمیر کا ذکر بھارت کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، ضرور ہونا چاہیے تھا۔ جب بھارت نہیں بھولا پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نام لیے بغیر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے، تو پاکستان کو بھی کہیں نہ کہیں ایک اچھے طریقے سے، ایک سلجھے ہوئے سفارتی طریقے سے کشمیر کا ذکر تو کر ہی دینا چاہیے تھا نا۔ دیکھیے، آپ کشمیر میں الیکشن ہوا ہے، الیکشن میں فاروق عبداللہ جیتے ہیں اور وہ اب حکومت بنانے چاہتے ہیں۔ کہیں مجھے ابھی آپ بتائیے کہ آپ کو کوئی نظر آیا جس نے کہا کہ صاحب ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلق بڑھانا ضروری ہے؟ مجھے ابھی کوئی کشمیری لیڈر علاوہ گیلانی صاحب کے، محترم کے، اور کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ اپنی حکومت کی پالیسی اس نوعیت کی بنائیں کہ وہ اس سے منحصر ہو کہ کشمیر پہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ کشمیر پہ کچھ کرنے کے آپ کے پاس کوئی طریقے ہیں نہیں۔ نجم الدین صاحب، جو کشمیر کے الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اس میں انڈین کشمیریوں نے زیادہ ووٹ کیا ہے، جو مسلم کشمیریز ہیں، جو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے تو بائیکاٹ کر رکھا تھا وہاں پر۔ تو جو ووٹر کاؤنٹ آپ دیکھیں وہ تو خیر اس میں آیا ہی نہیں کہ جو مسلم کشمیری ہیں انہوں نے ووٹ کیا ہو، جو انڈیجنس کشمیری ہیں کشمیر کے۔ لیکن بہرحال تھوڑے سے مدعے کو آگے بڑھائیں گے اور ٹریڈ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، ٹریڈ کے پوائنٹ کو، ٹریڈ کے نقطے کو، خاص طور پہ پاکستان
की सजेशन पे इंक्लूड किया गया, आज के ज्वाइंट कम्युनिके में भी उसको जो है वो रखा गया। लेकिन हम देखते हैं कि जहां तक ट्रेड हो इस शंघाई ताउन तंजीम के दरमियान, कनेक्टिविटी हो, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी हो, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, तो वहां पे हमें एससीओ उस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेट करती हुई या कामयाबी से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती। तो इन गैप्स को कैसे फिल इन किया जा सकता है? देखिए, आपको मालूम नहीं क्यों गैप्स नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये जो मीटिंग हुई है, ये एक बहुत कामयाब मीटिंग हुई है। इसमें सब ने इस पे इत्तेफाक किया है कि हमें कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अनरिटन और रिटन रूल भी है कि आप यहाँ पे बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं लाएंगे, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि आपका फोकस हो कि इक़्तिसादी ताउन कैसे बढ़ाया जा सकता है। और उससे मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग काफ़ी कामयाब रही है। अब हमारे यहाँ अपनी जो अंदरूनी मुश्किलातें हैं उसके लिए आप एससीओ को जवाबदार नहीं ठहरा सकते। इनको आपको खुद करना है कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू को और सवाल जवाब को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। क्यों निकाला मुझे? हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चीफ और खरीदा, और हम आज बात कर रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से। अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि रूस के वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ। बहरहाल इस मुद्दे पे मजीद आगे बात को बढ़ाने के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आ रही है जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। सबसे पहला सवाल ज़ाहिर है, जो आज ये इजलास कंक्लूड हुआ है एससीओ का पाकिस्तान में, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पाकिस्तान के लिए बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है, बड़ा सक्सेसफुल, बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल कि अफगानिस्तान का जिक्र तो किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में, लेकिन इस चीज़ का कोई जिक्र सामने नहीं आया कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर का भी जिक्र किया अपने खिताब में कि नहीं किया एससीओ के साथ? क्योंकि ये जहाँ तक ताल्लुक है एससीओ के होस्ट कंट्री का, तो ये होस्ट कंट्री का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी भी मामले पे अगर अपने खिताब में बात करना चाहे तो वो कर सकता है। और ऐसे मौके पे कि जब भारत के वजीर खारजा भी कई साल के बाद पाकिस्तान आए और वो नहीं भूले दहशतगर्दी का जिक्र करना, इंतहा पसंदी का जिक्र करना, पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए नाम लिए बगैर, तो क्या आपको भी तवक्को है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने खिताब में कश्मीर का जिक्र कम से कम किया हो एससीओ समिट में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह के जो मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं उन पे ऐसे इश्यूज पे बात की जाती है जो तमाम पार्टीज़ के हवाले से जिनका ताल्लुक हो। फॉर एग्जांपल टेररिज्म को अगर देखा जाए तो अगर डॉक्टर जयशंकर ने टेररिज्म की बात की है तो हम भी तो इस चीज़ को कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। ये हमारा भी मौक़िफ़ है। अभी तो कनाडा ने भी उनके बारे में कहना शुरू कर दिया। सो क्वेश्चन ये है कि कश्मीर क्योंकि वैसे एक बायलैटरल इशू है, एक मल्टीलैटरल इशू नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि हर मल्टीलैटरल फोरम की एक ये होती है कि हम उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको पता हो कि जो बायलैटरल स्टेटमेंट चाइना और पाकिस्तान के प्रीमियर की आई है वहाँ पे कश्मीर का जिक्र हुआ है, एक बात। दूसरी बात जो आप कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि शायद 10 साल के बाद जयशंकर साहब का दौरा, भारत और पाकिस्तान की बातचीत इस हद तक है कि कभी मल्टीलैटरल फोरम पे भी हाथ आज तक नहीं मिलाया। ये पहली दफ़ा है कि हाथ मिलाए गए हैं। मेरा
ख्याल है कि शायद पाकिस्तान थोड़ी स्पेस देना चाह रहा होगा कि हम एक कुछ गुडविल जेस्चर क्रिएट करें, और यही वजह है शायद कि जयशंकर ने रिक्वेस्ट की कि वो फॉरेन मिनिस्टर डार से मिलना चाहते हैं खाने की टेबल पे, और फिर ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो चेंज किया गया और उनको इकट्ठा बनाया गया और फिर क्रिकेट पर इधर उधर बातें होती रही। सो उम्मीद तो कोई नहीं है कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी कुछ जेस्चर्स आए हैं। सो यही मेरा ख्याल है फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यही चाहती थी। और एज फार एज जो कश्मीर का जिक्र है वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बायलैटरल इशू है, और टेररिज्म का जिक्र पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान का जिक्र इसलिए किया कि हम अफगानिस्तान से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा कंसेंसस पैदा करना चाहिए था और खित्ते के ममालिक को कन्विंस करना चाहिए कि हम जो दहशत गर्दी से मुसलसल मुतासर हो रहे हैं, 15 अगस्त 2021 के बाद जो तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में है, हमारे लिए हर दिन मुश्किल है। मेरा ख्याल है उस हवाले से एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक जो टूल बॉक्स इस्तेमाल करके बायलैटरली ममालिक को कन्विंस किया जाता कि आज ऐसा ज़रूर कुछ डिस्कस किया जाए जिससे पाकिस्तान के ये जो दहशतगर्दी से हम मुतासर हो रहे हैं कुछ मुदावा होता। ठीक है, और पाकिस्तान इस सिग्निफिकेंस को आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुली एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट, डिप्लोमेटिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बड़ा ज़बरदस्त कंक्लूड किया है और सबने उसकी तारीफ भी की है। तो क्या पाकिस्तान के लिए अब मज़ीद एवेन्यूज़ खुलेंगे कि यहाँ पर मज़ीद इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इवेंट्स भी होने चाहिए और होंगे? देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान जो तासुर दे रहा है दुनिया को वो ये है कि हम मल्टी डायमेंशनल जो है वो रिलेशंस चाहते हैं, हम दुनिया के तमाम ममालिक से इंगेज करना चाहते हैं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। एससीओ को लार्जली एक एंटी वेस्ट ब्लॉक समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान वेस्टर्न ममालिक के साथ भी मिलकर काम करना चाहता है। और ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज।